जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास है 6 नंबर का। ये जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर दरोगा का यहाँ प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और काफी आपको मजा आने वाला है। वीडियो में एक बार रुक करके देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप स्किप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में काफी मेहनत लगता है। और आप एक बार जुड़ करके देखिए कि किस तरह से हमारा पढ़ाने का लेवल है। तो चलते हैं, आज के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। इसके पहले 5 वीडियो पढ़ा चुके हैं, उसको प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहां से वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस डिस्कशन मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज की प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्नों की आज जो प्रवृत्ति है कैसी है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहली प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न देख सकते हैं, ये 101 नंबर है, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं और 20 क्वेश्चन से उस 5 से 6, 7 या 10 भी हो सकता है डिस्कशन, और पूरी बात को समझाया जाता है। मतलब कि एक मान के चलिए कि आपको लगभग 200 क्वेश्चन कवर होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। किस लिए विख्यात है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम इन चारों में से बताइए कि किस लिए विख्यात है। तो क्या नीली क्रांति के लिए है, या हरित क्रांति के लिए है, या श्वेत क्रांति, या काली क्रांति? तो किसके लिए है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अगर बात करें तो ये किससे है? ये आपको है श्वेत क्रांति से। किससे है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब अगर बात करें श्वेत क्रांति के, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध क्रांति से, दूध से। श्वेत क्रांति की अगर बात करें, श्वेत क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? दूध से, दूध से संबंधित है, संबंधित है। अगर बात करें ये दूध क्रांति जो आया था, अर्थात श्वेत क्रांति की अगर बात करें, तो दूध क्रांति कब आया था? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ये कब आया था? तो ये जो आया था आपको 1970 में, 1970 ईस्वी में। 1970 में आपको श्वेत क्रांति आया था। और एक पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो वो भी आपका दूध से है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें, फ्लड की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? आपको दूध से। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधी कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से। ठीक है, एक मनाया जाता है जैसे विश्व युद्ध दिवस। विश्व युद्ध दिवस की अगर बात करें तो 1 जून को विश्व दूध दिवस, दूध दिवस अगर पूछे कि कब मनाया जाता है, तो आपको लिखना है 1 जून को। कितना को? 1 जून को। 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर राष्ट्रीय दूध पूछते तो कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस, तो ये आपको हो जाएगा, आपको दूध दिवस 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और एक पूछता है हरित क्रांति से संबंधित, ऑप्शन में पड़ा हुआ है। तो हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति कब आया था भारत में? हरित क्रांति, हरित क्रांति की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 1966 से 67 के बीच में। 1966 से 67, 66 से 67 के बीच में हरित क्रांति आई थी। कब आई थी? तो 1966 से 67 ईस्वी में। ठीक है, अब काली क्रांति है। तो काली क्रांति की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? कच्चे तेल से। काली क्रांति की अगर बात करें किससे संबंधित है? तो काली क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कच्चे तेल से, कच्चे तेल से, कच्चे तेल से। ठीक है, नीली क्रांति, नीली क्रांति एक छूट रहा है, तो नीली क्रांति भी लिख देते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? आपको मछली से। किससे है? मछली से। नीली क्रांति मतलब मछलियां ज्यादा उत्पादन होती है
तो वो उसमें क्या आता है, नीली क्रांति आ जाता है। क्या आ जाता है, नीली क्रांति। उसी तरह से दूध में क्या हो जाता है, तो श्वेत क्रांति हो जाता है। और क्या था, तो काली क्रांति की अगर बात करें तो कच्चे तेल जैसे पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, एक तरह से जो है कच्चा तेल के रूप में आता है। तो ये सारा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, एक बार मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए, तो श्वेत क्रांति के लिए। किसके लिए, श्वेत क्रांति के लिए। अब इस श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति कब आया था, तो 1970 में, 1970 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड एक पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड जो शब्द है वह किससे संबंधित है, तो ये भी दूध से है। किससे है, दूध से। और विश्व दूध दिवस अगर पूछे तो 1 जून को, और राष्ट्रीय दूध दिवस पूछे तो 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। और एक पूछता है कि हरित क्रांति से संबंधित, तो हरित क्रांति जो हमारा भारत में आया था 1966 से 1967 के बीच में, यानी कि 1966 से 67 के बीच में। ये सब क्वेश्चन बराबर जो है आपके एग्जाम में आते रहता है। काली क्रांति की अगर बात करें तो ये कच्चे तेल से है, और नीली क्रांति की बात करें तो ये है आपको मछली से। किससे है, मछली उत्पादन से। तो ये रहा इसका डिस्कशन पॉइंट। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, या तो फिर मैं बोर्ड पीडीएफ जो आपको दूंगा आप टेलीग्राम से जाकर के ज्वाइन करके उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशनल है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर जो आम कंप्यूटर रहता है उसे कई गुना, यानी लगभग 10 से 12 गुना जो है ज्यादा तेज रहता है सुपर कंप्यूटर, है ना। तो कह रहा है कि भारत द्वारा तैयार किया गया जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है। तो क्या धर्म है, परम है, प्रथम है, या एनायक है। बताइए उस कंप्यूटर का नाम क्या है। तैयार किया गया जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम की अगर बात करें तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको परम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा। परम है जो हमारे भारत के एक स्वदेशी कंप्यूटर है, भारत के एक स्वदेशी कंप्यूटर है। इसकी विकास की अगर बात करें तो इसको जो विकसित किया गया था सीडेक द्वारा, है ना। सीडेक परम कंप्यूटर को सीडेक प्रणाली से विकसित किया गया था। सीडेक तो पूछ सकता है किस प्रणाली से विकसित किया गया था इसे परम कंप्यूटर को, तो सीडेक प्रणाली से विकसित किया गया था। तो बिल्कुल आराम से जो है आपको पढ़ाई करना है, ध्यान से सुनना है, और एक बार चीजों को जो है रिवाइज करना है, उसके बाद आपके माइंड में क्या हो जाएगी, तो सेट हो जाएगी, ठीक है। अगर सीडेक की स्थापना की बात करें तो 1988 में हुआ था। ये जो सीडेक है, सीडेक की स्थापना की अगर बात करें की स्थापना कब हुआ था, तो 1988 में आपको सीडेक की स्थापना किया गया था। और ये स्वदेशी क्या है, हमारा कंप्यूटर है जिसका क्या नाम है, परम है। और इस परम को कब बनाया गया था, तो स्वदेशी कंप्यूटर परम को कब बनाया गया था, तो 1991 ईस्वी में। 1991 में बनाया था। कब बनाया था, तो स्वदेशी कंप्यूटर परम का जो निर्माण हुआ था वो 1991 में होता है, 1991 में। और सुपर कंप्यूटर की अगर जनक की बात किया जाए तो डॉक्टर विजय भटकर है। कौन है, डॉक्टर विजय भटकर। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, तो विजय भटकर। कौन है, डॉक्टर विजय भटकर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा स्लो वीडियो है तो आप अपने सुविधा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है सीडी का नाम सुने होंगे, हालांकि सीडी तो अब नहीं चलता है ना, सीडी अब नहीं चलता है। तो सीडी का फुल फॉर्म लेकिन पूछता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है
कंपैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। और अगर विश्व में पूछे कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? ये तो हमारा भारत का था, स्वदेशी था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसका क्या नाम है? क्रे-2-1 है। क्रे-2-1 है। ये जो है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो इसका नाम क्या है? K21 है। K21 है। ठीक है, तो ये रहा सुपर कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी। जहां तक हमको लगा कि एग्जाम में नहीं ये सब पूछा जाने की पूरी संभावना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक बार मेरे साथ रिवीजन करिएगा। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सीधे परम लगा के निकल जाना है। बात करें परम कंप्यूटर को किस प्रणाली से किया गया है, बनाया गया है, तो इसको सीडेक, किसके? तो सीडेक प्रणाली से इसे बनाया गया था। सीडेक की जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था। और स्वदेशी कंप्यूटर हमारा जो है परम क्या है? एक स्वदेशी कंप्यूटर है, मतलब अपना भारत ही बनाया है। तो उसको 1991 में बनाया था। कब बनाया था? 1991 में। और इसके जनक जो हैं डॉक्टर विजय भटकर हैं, डॉक्टर विजय भटकर। अगर सीडी का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क होता है, कंपैक्ट डिस्क। और विश्व की प्रथम सुपर कंप्यूटर है आपको क्रे-2-1 है, क्रे-2-1 है। इसलिए इधर उधर ज्यादा जो है यूट्यूब पर भागने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारा क्लास आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, और एक सीरियल वे में प्रतिदिन आपको जो है ये दरोगा का क्लास जो है शाम 6 बजे अपलोड हो जाती है। उसके बाद आप जो इसको देख करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट को घोषणा कब की गई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, और उससे संबंधित जितने भी इर्द गिर्द पॉइंट होते हैं मैं उसको आपके लिए लेकर के आता हूं। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री? ब्रिटिश के, जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने सांप्रदायिक पहचान की घोषणा कब किया था? सांप्रदायिक पंचाट आखिर है क्या, इसके बारे में जानिए। तो सांप्रदायिक पंचाट एक ऐसी पंचाट थी जिसमें हिंदुओं को दलितों से क्या करना था? अलग करने की जो है प्रस्ताव पेश किया गया था इस सांप्रदायिक पंचाट के माध्यम से। जिस तरह से मुस्लिमों को, उसी तरह से जो है हिंदू को दलितों से अलग करने की जो है बात किया गया था, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, कि इस हिंदू को अलग थलग कर देना है और उसके बाद क्या करना है? कब्जा कर लेना है। जिस तरह से मुसलमान लोग को जो है सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिक जो है निर्वाचन प्रणाली जो लाया था 1909 में, तो बिल्कुल उसी तरह से ये था, उसी तरह से था कि दलितों को अलग कर देना है। दलित उधर अलग हो जाएगा, मुस्लिम उधर हो जाएगा, तो बचेगा थोड़ा सा, तो उसको तो हम आराम से जो है विजिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है महात्मा गांधी पूरी तरह से एक्शन लिए, पूरी तरह से एक्शन लिए। और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इस पर जो है क्या हुआ? तो चर्चा हुआ। इस पर क्या हुआ? चर्चा हुआ, अर्थात पूना समझौता हुआ। क्या हुआ? पूना समझौता हुआ 1932 में। और उस समझौता के तहत जो है बातें हुई कि नहीं ये गलत बातें हैं, दलित क्या है और ये क्या है, उस तरह से नहीं होगा। अगर ऐसे होने लगेगा तो पूरा हिंदुस्तान हमारा बट जाएगा और अंग्रेजों क्या करेगा? उसमें बीच में घुस जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वार्तालाप हुई पूना समझौता के एक 24 सितंबर 1932 को पूना एक्ट हुआ था, उसी में जो है वार्तालाप हुआ और इस पंचायत को क्या कर दिया गया? तो अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो कह रहा कि प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पहचान की घोषणा कब की गई थी? ये जो घोषणा की गई थी आपको अगस्त 1932 में, अगस्त 1932 में घोषणा हुई थी। और पूना समझौता आपको सितंबर में हो गई। पूना समझौता जस्ट 24 सितंबर 1932 को हो गई। और उसी पूना समझौता में जो है दोनों में आपस में मेल मिलाप हुआ, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में, और इसको जो है लागू ना करने की, है ना, योजना बनाई गई। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कब हुआ था? 24 अगस्त 1932 में। कब हुआ था? अगस्त 1932 में ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पहचान की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो अगस्त 1932 ईस्वी में। ठीक है, अगर बात करें कि इस पंचायत के समय, इस समय जो पंचायत था,
जो सांप्रदायिक पंचायत था, तो उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय वाइसराय होता थे। तो उसमें वाइसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। सांप्रदायिक पंचायत के समय, सांप्रदायिक पंचायत के समय, सांप्रदायिक पंचायत की अगर बात करें तो उस समय वाइसराय, वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे जी? तो आपको लॉर्ड वेलिंगटन देखने को मिलेगा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो क्वेश्चन को जो है घुमा घुमा कर पूछ सकता है। आप लोग इसे जो है सभी मोड में याद रखिएगा। और पूना समझौता कब हुआ था? यहाँ लिख देते हैं। पूना समझौता इसी को लेकर के हुआ था। पूना समझौता, पूना समझौता की अगर बात करें तो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को आपको पूना समझौता देखने को मिला था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड वेलिंगटन तो हो ही गया है ना। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में सांप्रदायिक पंचायत को लाया गया था। और किस प्रधानमंत्री के? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के समय में। कब आया था? तो अगस्त 1932 में। समझौता कब हुआ था? तो सितंबर 1932 में। इसको इस तरह से जोड़ करके आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी की बात की जा रही है कि भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो क्या आईएनएस खांडेरी है, या तो फिर आईएनएस कालवेरी है, आईएनएस अरिहंत है, या आईएनएस चक्र है? तो बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट कीजिए। आपकी एक कमेंट करे कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो ये है आपको आईएनएस चक्र है। कौन है? आईएनएस चक्र जो है हमारा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? आईएनएस चक्र है। अगर बात करें कि भारत के प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो आईएनएस अरिहंत है। भारत के प्रथम स्वदेशी मतलब भारत के द्वारा, भारत के प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी की अगर बात करें तो आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस अरिहंत हो जाएगा आपको स्वदेशी। अगर पूछे कि भारत के परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर की अगर बात करें, रिएक्टर, तो ये हो जाएगा आपको अप्सरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। और भारत के प्रथम पनडुब्बी अगर पूछे तो आईएनएस कावेरी हो जाएगा। भारत के प्रथम पनडुब्बी, भारत के प्रथम पनडुब्बी, प्रथम पनडुब्बी कौन था? तो आपको आईएनएस कावेरी था। आईएनएस कावेरी, आईएनएस कावेरी था। तो भारत के प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी है। और भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र पूछे तो भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र, भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र, प्रथम प्रक्षेपास्त्र, तो इसका नाम है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो पृथ्वी है। और भारत के प्रथम आणविक केंद्र कौन है? भारत के प्रथम आणविक केंद्र, भारत के प्रथम आणविक केंद्र, आणविक केंद्र की अगर बात करें तो ये आपको तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, तारापुर। और ये आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो ये सारा पॉइंट जो है आपसे पूछा जाता है। ये विविध का जो है सब क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम पनडुब्बी है? तो आईएनएस चक्र है। कौन है? आईएनएस चक्र है।
ये परमाणु पनडुब्बी है ना, भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी अगर पूछे तो आईएनएस चक्र हो जाएगा, और भारत के प्रथम पनडुब्बी सिर्फ पूछे तो आईएनएस कावेरी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछे कि भारत के प्रथम आणविक केंद्र है तो तारापुर हो जाएगा, भारत के प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है तो आईएनएस अरिहंत हो जाएगा, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है तो अप्सरा है, और भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र की बात करें तो ये हमारा कौन है, पृथ्वी है। कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर का। करा मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया गया था। मतलब उन्होंने जो है लक्षण का प्रयोग किया था, तो कह रहा कि इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण नहीं है जो मेंडले ने प्रयोग नहीं किया था। इनका जो पूरा नाम है ग्रेगन जोहान मेंडल है। कौन है, ग्रेगन जोहान मेंडल। ये जो व्यक्ति हैं ग्रेगन जोहान मेंडल, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। तो आनुवंशिकता की जानकारी देने वाला सबसे पहला व्यक्ति यही है। कौन, तो ग्रेगन जोहान मेंडल। आनुवंशिकता की जानकारी जानकारी देने वाला कौन है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल है। ग्रेगर जोहान मेंडल कौन है, जोहान मेंडल है। ठीक है, और आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन ने। आनुवंशिकता शब्द की अगर बात करें, आनुवंशिकता शब्द की अगर बात करें तो किसने दिया था, ये दिए थे आपको वाटसन ने। किसने दिया था, तो वाटसन ने, विलियम वाटसन ने दिया था। तो आनुवंशिकता शब्द की अगर पूछे तो विलियम वाटसन ने, और आनुवंशिकता की जानकारी किसने दिया था, ग्रेगन जोहान मेंडल। और अगर बात करें कि गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था, गुणसूत्र का नामकरण की अगर बात करें, नामकरण तो वाल्डेयर ने। किसने दिया था, वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था, तो वाल्डेयर ने। और इसका जो आंसर हो जाएगा कि कौन सा लक्षण का चयन नहीं किए थे, तो ये फूल का स्थिति को चयन नहीं किए थे कि स्थिति क्या है। स्थिति से क्या मतलब है, तो फूल का रंग है ना, और फूल की आकृति, और फूल बीज का रंग, ये सब जो है किए थे आपको, और ये जो है आपको बिल्कुल नहीं किए थे। तो इसलिए नहीं वाला पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आनुवंशिकता की जानकारी सबसे पहले देने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो ग्रेगन जोहान मेंडल है। ये ग्रेगन जोहान मेंडल कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। आनुवंशिकता अगर शब्द पूछे तो विलियम वाटसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलियम वाटसन। कौन हो जाएगा, विलियम वाटसन। और गुणसूत्र का नामकरण की अगर बात करें तो वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर ने। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आप उम्मीद करते हैं कि जो हम समझा रहे हैं आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है वीडियो देखने में तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम भी जान सके कि क्या समस्या हो रही है। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें, तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के नगौर जिला में इसे लागू किया गया था। क्या, तो पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कई समिति हैं, जैसे हो गया बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति। ये सारी समितियां आपको जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो करा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अभी त्रिस्तरीय पंचायती समिति चल रही है ना, त्रिस्तरीय। तो वो त्रिस्तरीय जो लाने वाला व्यक्ति थे उनका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और वो 3 स्तरीय कौन कौन है, तो आपको ग्राम स्तर पर हो जाएगा है ना, और पंचायत स्तर पर हो जाएगा, और एक होता है आपको जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत और जिला। ये 3 स्तरीय पंचायत अभी पंचायती व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
तो इसमें कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है, तो ग्राम सभा नहीं है, ग्राम सभा बिल्कुल नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत हो जाएगा, ये है, और पंचायत समिति है, जिला परिषद है। तो ये तीनों जो है त्रिस्तरीय में आता है। तो लिखते हैं, यहां पर समझ में आएगा आपको ज्यादा। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद 9 दिन बाद तो 11 अक्टूबर को कहा हुआ, तो आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। तो क्वेश्चन यहां से भी आता है कि सबसे पहले किन 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुरुआत किया गया था, तो राजस्थान हो जाएगा और दूसरा में हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। राजस्थान में बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को, और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को आपको किया गया था। इससे संबंधित अगर बात करें तो इससे संबंधित कई समितियों का जो है गठन किया गया है, तो समिति का नाम लिखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति। तो समिति की अगर बात करें तो पहला हो जाएगा आपको बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। ये आया था कब, तो 1957 में, 1957 में आया था। और दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी आई थी अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आई थी, अशोक मेहता समिति आई थी। ये हुआ था 20 वर्ष बाद आया था, 1977 में, पहला 57 में, दूसरा 77 में। अगर तीसरा की अगर बात करें तो एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति आया था। और चौथा की अगर बात करें तो चौथा था आपको जाके पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति आई थी। तो ये चारों समितियां जो है आपको किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। पूछता है क्वेश्चन कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है या संबंधित है, तो किसी तरह से पूछ सकता है। तो चारों को जो है याद कर लेना है। देखिए हड़बड़ा के पढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक बार पढ़िए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिए, उसको समझ के याद करिए, ताकि दोबारा क्वेश्चन अगर टकराए तो आपसे जो है वो क्वेश्चन क्रॉस नहीं करे। तो ये चारों समिति की अगर बात करें तो किससे संबंधित है, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था से। इस बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करें तो ये त्रिस्तरीय मॉडल दिए थे। कौन दिए थे, ये त्रिस्तरीय मॉडल दिए थे, त्रिस्तरीय मॉडल दिए थे। और ये अशोक मेहता की अगर बात करें तो ये द्विस्तरीय दिए थे, द्विस्तरीय दिए थे। और ये जो है एल.एम. सिंघवी समिति की अगर बात करें तो ये जो है कहे थे कि इसको जो है संवैधानिक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो 73वां संविधान इसको क्या, सॉरी इसको क्या है, तो संवैधानिक मिलना चाहिए, इसको संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और
अगर इसको बात करें पीकत थुंगन समिति को, तो इसको जो है क्या किया था, समर्थन किया था, इसको समर्थन कि हाँ भाई ठीक है ना, इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और अगर बात किया जाए, एक और क्वेश्चन जैसे बन रहा है कि अभी जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन से राज्य में लागू नहीं है, कौन कौन से राज्य में लागू नहीं है, तो वह 3 है। कौन है? 3 है। उसका नाम है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, लागू नहीं है। तो कौन कौन से राज्य में लागू नहीं है, तो मेघालय हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, और क्या हो जाएगा, तो आपको नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 राज्य को याद करके रखना है कि ये 3 ऐसे राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल जो है नहीं है, मतलब इन तीनों को छोड़ करके सभी राज्यों में। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। एक केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश यहां लिख देते हैं शॉर्ट में, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ करके, कौन है, दिल्ली, दिल्ली को छोड़ करके, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली को छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश में अब ऐसे 3 राज्य है आपको, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को छोड़ करके आपको क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ये चारों को अगर छोड़ दीजिए तो सभी राज्यों में आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़े, ये सब क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से मिलने वाला है, आप घबराइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, क्रम मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष है ना, पूछते रहता है सब क्वेश्चन, एक बार बीपीएससी में पूछा गया था। तो कह रहा मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्या रक्षा से है, या शिक्षा से है, या स्वास्थ्य से है, या फिर व्यापार से? तो बताइए इन चारों में से किससे संबंधित है आपको मिशन इंद्रधनुष? तो मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको स्वास्थ्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य से। किससे हो जाएगा? स्वास्थ्य से, ठीक है। अगर मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें तो इसको लागू करने वाला व्यक्ति था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को इसे लागू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2014 कब लगाया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को इसे मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। और ये 25 दिसंबर जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन को किसके रूप में? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं सुशासन दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को। अच्छा, ये किनके है ना, किनके जयंती पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को? तो ये जो है आपको सुशासन दिवस जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। तो किसके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? जयंती पर। तो ये जो है जयंती पर, किसके जयंती पर? तो ये जो है आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर। अगर बात करें इसे लागू किसको, मिशन इंद्रधनुष को लागू करने वाला कौन था? तो स्वास्थ्य मंत्री था। और कब लागू किया? तो 25 दिसंबर 2014 को।
25 दिसंबर 2014 को इसे लागू किया गया था, मिशन इंद्रधनुष को। इसमें होता क्या है जी, ये भी तो जानना जरूरी है कि मिशन इंद्रधनुष में क्या होता है। तो इसमें जो है मिशन इंद्रधनुष में जो है क्या होता है, तो टीकाकरण है ना, बच्चों को टीकाकरण जो लगाया जाता है वह किसके तहत लगाया जाता है, इसी मिशन इंद्रधनुष के तहत, इसी मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों को टीका लगाया जाता है। बच्चों को टीका से संबंधित है, किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें तो ये टीका से संबंधित है, किसे, टीका से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो टीका से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर मैं बताना चाहूं तो करा पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना लागू हुआ था, तो पूछ सकता है कि कब लागू हुआ था, तो पीएम जन धन योजना की अगर बात करें तो इसे जो है 2014 में ही लागू किया गया था। पीएम जन धन योजना, पीएम जन धन योजना को लागू कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 2014 को पीएम जन धन योजना को लागू किया गया था। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर पूछे तब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की अगर बात करें तो इसे जो है आपको कब बनाया गया था, तो 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को मनाया जाता है, 22 जनवरी 2015 को। और वन नेशन वन राशन की अगर बात करें तो 2020 में वन नेशन वन राशन, इसे कब किया गया था, तो 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, वन नेशन वन राशन। और नई शिक्षा नीति कब आई है, तो ये भी 2020 में आई है। नई शिक्षा नीति की अगर बात करें तो ये आपको जो है 2020 में ही आया था। नई शिक्षा नीति कब आया था, 2020 में। तो ये सारा इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसे लागू, मिशन इंद्रधनुष को लागू कब हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन दिवस, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस की बात करें तो किसके जन्म दिवस में मनाते हैं, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर। अगर बात करें पीएम जनधन योजना की, तो पीएम जनधन योजना की जो शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, और वन नेशन वन राशन की अगर बात करें तो 2020 में, और नई शिक्षा नीति की अगर बात करें तो 2020 में ही। तो ये सारा पॉइंट जो है आपको याद रखना है, धीरे धीरे करके आपको जो है याद होगा, एक ही बार नहीं याद होगा। कोई भी चीज चाहिएगा कि यहाँ पढ़ लिया याद हो गया, नहीं, उस चीज को आपको बार बार दोहराना है, इतना बार दोहराना है कि जो है जीके थक जाए। अब सोचे कि नहीं, अब जो है उसका दिमाग में सेट होने से ही फायदा है। इसके बारे में कहावत है जीके जीएस की, सुबह पढ़ो शाम सफा, शाम पढ़ो सुबह सफा। तो आपको सफा नहीं करना है, इसलिए आपको रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपकी सफलता की ओर लेके जाएगा। तो लगे रहिए, है ना, लगे रहिए, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत पूछ रहा है। देखिए, तो भारत में रेलवे की शुरुआत की अगर बात करें तो क्या 1854 में हुई थी, 51 में, 52 में, 53 में, कब हुई थी बताइए। आप लोग भी कमेंट कीजिए, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आपको। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो शुरुआत हुई थी 1853 में, कब हुआ था, 1853 ईस्वी में। अगर बात करें रेलवे की, तो रेलवे की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, रेलवे की शुरुआत, रेलवे की शुरुआत डेट के साथ लिख रहे हैं, है ना। इसमें जो है 16 अप्रैल, कब, 16 अप्रैल 1853 मानी जाती है। 16 अप्रैल 1853 को किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के
शासन काल में कितना किलोमीटर चला था? तो ये जो है 34 किलोमीटर चला था। कितना? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। इस ट्रेन का नाम क्या था जो प्रथम ट्रेन चली थी? ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी था। क्या नाम था? तो ब्लैक ब्यूटी जो है प्रथम ट्रेन था जो कि 34 किलोमीटर चला था। और किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। अगर पूछे कि प्रथम विद्युत रेल अगर पूछे तो 3 फरवरी 1925 को प्रथम विद्युत रेल जो लाइन से चलता है ना, बिजली से, प्रथम विद्युत रेल कब चला था? तो 1925 में। कब? तो 3 फरवरी 1925 में, 3 फरवरी 1925 ईस्वी को आपको सबसे पहले विद्युत रेल चली थी। सबसे पहले विद्युत रेल चली थी। कहां से कहां के बीच में? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में। मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी। मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी। अगर विश्व में प्रथम रेल अगर बात किया जाए कि विश्व में प्रथम कहां चला था, तो विश्व की अगर बात आएगी तो विश्व की प्रथम जो रेल चली थी वो कहां चली थी? रेल चली थी वो आपको चली थी इंग्लैंड में। कहां चली थी? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड वाला काफी होशियार होता था, है ना। हम लोग से जो है 100 बरस जो है आगे चलता है, लेकिन अभी जो है अब कुछ हद तक जो है आ गया है। अब तो हमारा भारत ही शासन कर रहा है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अभी कौन है? बताइए कमेंट करके, कौन है अभी जो भारतीय मूल के ही है? कमेंट करके बताइएगा। अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री के, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपको जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। और अगर पूछे महिला में, तो महिला में कौन हो जाएगी? प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो आपको ये ममता बनर्जी थी। कौन थे? ममता बनर्जी। इन्हें को दीदी कहा जाता है, ममता बनर्जी। और रेलवे के पितामह किसको कहते हैं? जॉर्ज स्टीफेंस को। रेलवे के पितामह जॉर्ज स्टीफेंस को किसको कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को। तो ये रेलवे से संबंधित आपको इतने सारे पॉइंट निकले हैं। तो पहला क्या है? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। डेट कब? तो 16 अप्रैल को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितना किलोमीटर चला? तो 34 किलोमीटर चला। ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी था। प्रथम विद्युत रेल पूछे तो 3 फरवरी 1925 को। अगर पूछे विश्व के प्रथम रेल चली थी तो इंग्लैंड में चली थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। महिला में पूछे प्रथम मंत्री कौन थे? तो ममता बनर्जी थे। और रेलवे के जो पितामह कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। करेक्ट। टोबिन टैक्स किसके लेन देन पर लगाया जाता है? टोबिन टैक्स है। तो टोबिन टैक्स जो है वह किसके लेन देन पर लगाया जाता है? तो इसकी अगर बात करें किसके लेन देन पर लगाया जाता है, तो क्या संपत्ति के लेन देन पर, या करेंसी के लेन देन पर, या फिर कृषि उत्पादन के लेन देन पर, या औद्योगिक उत्पादन के लेन देन पर? बताइए इन चारों में से जो है ये जो टोबिन टैक्स है, क्या है? टोबिन टैक्स जो लगाया जाता है वह किस पर लगाया जाता है? तो टोबिन टैक्स ये जो लगाया जाता है आपको करेंसी के लेन देन पर। किस पर? करेंसी के लेन देन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स किस पर? करेंसी के लेन देन पर। ये टोबिन टैक्स द्वारा ही बताया गया था ना, उसका नाम ही है टोबिन टैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर की अगर बात करें तो यह किस राज्य में है? क्या महाराष्ट्र में है, या बिहार में है, या केरल में है,
या उड़ीसा में है? बताइए किस राज्य में है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपको कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर के उड़ीसा में आपको लिंगराज मंदिर है। इस लिंग मंदिर राज का अगर निर्माण की बात करें तो ययाति केसरी ने किया था। किसने किया था? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी, किसने किया था? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी के द्वारा जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है आपको नागर शैली का है। यह मंदिर किस शैली से संबंधित है? तो नागर शैली से संबंधित है। नागर शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नागर शैली से आपको लिंगराज मंदिर संबंधित है। एक पूछता है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया था? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर की अगर बात करें, मंदिर की बात करें तो किसने बनाया था? ये बनाया था अनंत बर्मन चोटगांव। अनंत बर्मन चोटगांव, अनंत बर्मन चोटगांव, चोटगांव। अनंत बर्मन चोटगांव ने क्या बनाया था? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर। एक पूछता है कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। कांची के कैलाश मंदिर, कांची की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? कौन वंश के द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो कांचीपुरम के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। और उसके जो राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसके द्वारा? यहां लिख देते हैं द्वारा। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा यह जो है बनाया गया था। क्या? तो आपको कांची के कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर। एक पूछता है बहुत ज्यादा एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर जो है किसने? तो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करें, एलोरा की कैलाश मंदिर किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने। अब मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा, अगर प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने। और यह मंदिर किस शैली में आता है? तो नागर शैली में आता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो अनंत बर्मन चोटगांव, अनंत बर्मन चोटगांव। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कांची वाला नरसिंह वर्मन द्वितीय। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या दोदा बेटा है, अनायमुड़ी है, कालसुवाई है, या कुद्रेमुख है? बताइए, जल्दी से बताइए कि आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको अनायमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनायमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी की अगर बात करें तो अनायमुड़ी जो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुड़ी क्या है? तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी, अनायमुड़ी, अनायमुड़ी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अनायमुड़ी है।
और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें अनायमुड़ी की तो 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है। और अगर ये तो प्रथम हो गया, अगर दूसरा पूछे तो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेटा है। कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा, दोदा बेटा। और ये जो दोदा बेटा है किसकी ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की। किसकी है? नीलगिरी। दोदा बेटा की अगर बात करें तो यहीं पर लिख देते हैं, यह नीलगिरी की, नीलगिरी पर्वत की, नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है ना, ऊंची चोटी है। किसकी है? तो ये जो नीलगिरी की अगर अलग से पूछे कि नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा। और दोदा बेटा और क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी। और पहला कौन है? तो अनायमुड़ी। अनायमुड़ी किसकी पर्वत की ऊंची चोटी है? तो अन्नामलाई की। किसकी है? अन्नामलाई की। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलन बिंदु क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? को क्या कहा जाता है? तो इसको जाते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या कहलाता है? नीलगिरी पर्वत को नीलगिरी पर्वत कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? नीलगिरी पर्वत। तो एक बार मेरे साथ याद कीजिएगा आप लोग कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुड़ी है। दूसरे का कौन है? तो आपको दोदा बेटा है। दोदा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की। और पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? तो नीलगिरी कहते हैं। क्या कहलाता है? नीलगिरी। और इसकी ऊंचाई अनायमुड़ी की कितने हैं? तो 2695, 2695। कितना है? 2695, यहाँ 95 है, 2695 मीटर है। कितना है? 2695। ठीक है, अगला क्वेश्चन। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? क्या दयानंद सरस्वती, शिवानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद? तो बताइए, फटाक से बताइए कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको दयानंद सरस्वती हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। इन्हीं दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की और लौटो। ये बातें किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। इसके द्वारा दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो। और परोपकारिणी सभा की जो स्थापना हुआ था 1880 में। कब हुआ था? इसकी स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1880 में, 1880 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। इसकी पुनर्गठन की अगर बात करें कि पुनर्गठन कब हुआ था परोपकारिणी इस सभा के पुनर्गठन की अगर बात करें तो 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था, 1883 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो वेदों का प्रचार प्रसार करना था, है ना। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य यहां पर लिखते हैं, उद्देश्य क्या था? तो प्रचार प्रसार करना, वेदों का प्रचार प्रसार करना था। क्या था? तो वेदों को प्रचार प्रसार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? तो परोपकारिणी सभा का।
ठीक है। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना भी किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती कब? तो ये किए थे आपको 1875 ईस्वी में। 1875 के द्वारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और ठीक है, और ये दयानंद सरस्वती की अगर नाम की बात किया जाए, इसका मूल नाम क्या था दयानंद सरस्वती के? तो इसका जो मूल नाम था मूला शंकर था। क्या था? मूला शंकर। इनका नाम क्या था? मूल नाम। मूल नाम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? मूला शंकर। मूला शंकर। तो मूला शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती के। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्हें जो है बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। इनका बचपन के नाम, बचपन नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। किनका बचपन के नाम? तो स्वामी विवेकानंद के। जबकि दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो उनका क्या नाम था? आपको मूला शंकर था। क्या था? मूला शंकर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस कौन सी है? ओजोन लेयर जो है हमारा, ओजोन परत या अर्थात ओजोन लेयर, तो उसको प्रभावित करने वाला, उसमें है ना, प्रभावित करने वाला कौन है? क्या CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, या नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है ना CO है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस कौन सी है, तो इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को रहना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि ये जो परत है, इस परत की अगर बात करें तो ओजोन परत किस मंडल में है? सबसे पहली बात, ओजोन परत किस मंडल में है? ओजोन परत, ओजोन परत की अगर बात करें तो ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में है। समताप मंडल में है। क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में अवस्थित है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत का क्या काम है? तो हमारे पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रे। ओजोन परत, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। पराबैंगनी, सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है ना, सूरज की जो पराबैंगनी किरण है उससे बचाव करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। किससे करती है? तो पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रे से हमारा क्या करती है? तो वह बचाव करता है, इसलिए इसे बचाना भी है। इस ओजोन परत की जो है संरक्षण हेतु, इसके संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया है। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस परत से संबंधित है? तो आपको ओजोन परत से है। मतलब कि ओजोन को ज्यादा से ज्यादा जो आपको रक्षा करना है, CFC गैस को उत्सर्जन कम से कम करना है, जिससे ओजोन परत की क्षति ना पहुंचे। ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 कितना है? 0.03 है प्रतिशत वायुमंडल में। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें तो इसे क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये भी एक हानिकारक गैस है। ये भी क्या है? एक हानिकारक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन कहां से होता है? तो इसका जो उत्सर्जन होता है यहां पर लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन, उत्सर्जन अपूर्ण ईंधन से होता है। अपूर्ण ज्वलन ईंधन से, ज्वलन ईंधन से। मतलब जो ठीक तरह से जो है ईंधन
जो ठीक तरह से जल नहीं पाता है, अपूर्ण जलता है, मतलब आधा अधूरा जलता है, तो उससे क्या होता है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो CO का उत्सर्जन अपूर्ण ज्वलन ईंधन से होता है, किससे होता है, तो आपको अपूर्ण ज्वलन से होता है। किससे होता है, अपूर्ण जलन से। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड की जब मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो मनुष्य के जो हीमोग्लोबिन होती है, उसमें जाकर के ये क्या करती है, इससे ज्यादा तेजी गति कार्बन मोनोऑक्साइड करने लगती है। और जब करने लगती है, तो उसके जो सांसें होती है, क्या होती है, ब्लॉक होने लगती है, और धीरे धीरे जो है उसको दमा हो जाता है, और यहाँ तक कि मृत्यु होने की भी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये था आपका डिस्कशन। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? रेडॉन है, हीलियम है, मीथेन है, इथेन है। बताइए, मार्स गैस के किसको कहते हैं? मार्स गैस। तो मार्स गैस की अगर बात करें तो किसको कहते हैं? मीथेन को। मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो मीथेन को। मीथेन का उत्सर्जन की अगर बात करें तो इसकी उत्सर्जन जो है धान के खेतों में होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला जो होता है, आपको मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4। इसका उत्सर्जन की अगर बात करें, उत्सर्जन की मतलब कहां से आता है? तो धान के खेत में हो गया, धान की खेत में। और कहां से? तो जो गाय और जो बैल होता है, मतलब जानवरों की चुगाली से, जानवरों की चुगाली से होती है। चुगाली से, है ना? चुगाली मतलब समझ रहे हो, है ना? खाने के बाद जो मुंह चलते रहता है उसको चुगाली कहते हैं। तो जानवरों की चुगाली से और धान के खेतों से जो है, और क्या, तो गोबर में, है ना? गोबर जो होता है, गाय का जो मल होता है, गोबर से भी आपको मीथेन उत्सर्जन होता है। गाय के गोबर से, यहां लिख देते हैं, गाय के मल से, है ना? गाय के मल से, या फिर कोई भी जानवर हो जो उसका मल है, उसके जो है उससे क्या होता है, तो आपको उत्सर्जन। मुख्य रूप से धान की खेती और जानवरों की चुगाली दोनों ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये था आपको मीथेन। मीथेन की अगर बात करें तो यह बायोगैस में मीथेन 65% शामिल होता है। बायोगैस में कितना मीथेन रहता है? बायोगैस में 65% मीथेन होता है। CH4 होता है। कितना प्रतिशत होता है? तो 65%। रेडॉन की खोज किसने किया था, कब किया था? रेडॉन की खोज की अगर बात करें, रेडॉन की खोज कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में आपको रेडॉन की खोज हुआ था। और अगर बात करें हीलियम की खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने। किसने किया था? हीलियम की खोज लोकेयर ने। किसने? लोकेयर ने किया था। किसने किया था? लोकेयर ने। और हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज ये किसने किया था? तो कैवेंडिश ने। किसने किया था? तो कैवेंडिश ने जो है आपको हाइड्रोजन की खोज किया था। जबकि हीलियम की खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने। किसने किया था? लोकेयर ने। और बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? 65%। जबकि रेडॉन की खोज किसने किया था? इस रेडॉन की खोज 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में। और ये मीथेन का उत्सर्जन कहां से कहां होता है? तो धान के खेतों से, गाय की चुगाली से, और इसके मल से। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, कर प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन है? संचार मतलब समझते हैं ना, जो हम लोग जैसे नेट चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, टेलीविजन चलाते हैं, तो सब क्या है? संचार के माध्यम से चलता है। तो जो संचार क्या रहता है? एक उपग्रह रहता है, ऊपर में सैटेलाइट छोड़ा जाता है, और उसी सैटेलाइट के माध्यम से हमारा टीवी, है ना, डिश जो होता है, आपको इंटरनेट होता है, ये सब चलता है। तो कह रहा है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या है, कौन है? तो क्या मॉम है, आर्यभट्ट है, रोहिणी है, या एप्पल है? बताइए। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा, जो सभी के हाथों में, सबके हाथों में नहीं, मतलब जो औकात वाला होता है उसके हाथों में आपको ये मिलेगा, मतलब एप्पल इसका नाम है। ऐसे तो मैं बात कर रहा था एप्पल फोन की। तो एप्पल फोन आपके भी हाथों में होगा। पहले मंजिल की प्राप्ति करिए, मन लगा के पढ़िए, सब कुछ त्याग दीजिए,
सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, तो ये एप्पल था प्रथम संचार उपग्रह। क्या था? प्रथम संचार उपग्रह। अगर प्रथम उपग्रह की अगर बात करें कि प्रथम उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था। प्रथम उपग्रह की अगर बात करें, प्रथम उपग्रह, तो इसका क्या नाम है? आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। और इसे जो है लॉन्च कब किया गया था प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को? तो 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 में, 1975 में इस आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, जो भारत के प्रथम उपग्रह है। भारत के क्या है? प्रथम उपग्रह है। यहाँ तो पूछा गया था संचार उपग्रह, लेकिन प्रथम उपग्रह अगर पूछे तो आपको आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। और इस आर्यभट्ट की अगर बात करें तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्चिंग हुआ था। और एप्पल को कब किया गया था? एप्पल को किया गया था आपको 1981 में। कब किया गया था? 1981 में, 1981 में, 19 जून 1981 में इसको जो लॉन्च किया गया था, लॉन्च 19 जून 1981 में, 1981 में, 19 जून 1981 को एप्पल को लॉन्च किया गया था, जबकि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी होती है, सांस्कृतिक राजधानी होती है ना? भारत की आर्थिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी होती है, राजनीतिक राजधानी होती है। ये सब जो है भारत की अलग अलग राजधानियां हैं। तो ऐसे तो जानते हैं लोग कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अरे भैया, तो दिल्ली कौन सी राजधानी है? तो वो एक राजनीतिक राजधानी है। कौन सी है? तो भारत की यहाँ आर्थिक पूछ रहा है, तो आर्थिक वाला जो है आपको मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। दिल्ली की अगर बात करें तो ये भारत की राजनीतिक राजधानी है। राजनीतिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? तो राजनीतिक राजधानी है। और सांस्कृतिक राजधानी की अगर बात करें तो आपको हो जाएगा कौन? भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपको वाराणसी। वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, और राजनीतिक राजधानी दिल्ली हो गया, और आपको आर्थिक राजधानी मुंबई हो गया। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई कौन सी द्वीप पर अवस्थित है? मुंबई आपको जो है सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। मुंबई जो है किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। और भारत की साइंस सिटी किसको कहते हैं? भारत की साइंस सिटी की अगर बात करें, भारत की साइंस सिटी तो ये है आपको बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलुरु। और ये बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो आपको कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो भारत की राजनीतिक राजधानी क्या हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दिल्ली। सांस्कृतिक की बात करें तो वाराणसी हो जाएगी। मुंबई सबसे जो है कौन सा द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। और भारत की साइंस सिटी के नाम से कौन जाता है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड वेलिंगटन था, लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड डलहौजी है? तो इस सेशन से अगर आप लोग जुड़े रहिएगा लगातार तो काफी कुछ हासिल आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन जो टकराने वाली है 10 सेट आप लगाइए। 10 सेट के बाद जो है अपने आप जो है क्वेश्चन क्या होगा? रिवीजन करना लगेगा। मैं क्वेश्चन दोहराऊंगा नहीं, अपने आप आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उससे आपको सिलेबस पता चलती है, उससे इर्द गिर्द आप जब पढ़ते हैं तो वहीं से जो है अगल बगल से फिर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन से लगातार बनिए। तो 57 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्या लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड डफरिन थे? तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। इसकी अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग की कार्यकाल की, तो इसकी कार्यकाल था आपको 1856 से 62 था। 56 से 62 था। 56 से 62। इसके
कार्यकाल में एक और इतिहास बना था, जैसे भारत शासन अधिनियम 1858 जो आया था, है ना, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में आया था। तो उस समय जो है, उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग भी थे, है ना, कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग कैनिंग थे, ठीक है। क्योंकि इसका शासनकाल भी हम दिखा दिए 56 से 62, तो 56, 57, 58, तो 58 में कौन रहेगा, लॉर्ड कैनिंग रहेंगे, है ना। इसी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है, जो कंपनी के हाथ से शासन जो है अपने जो है ताज के हाथों में चला गया था, इसी के द्वारा, है ना, भारत शासन अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन, पहले कंपनी शासन करता था भारत में, कंपनी, ब्रिटिश कंपनी का शासन कहाँ चल गया, तो ब्रिटिश ताज में चल गया, ब्रिटिश ताज में, ब्रिटिश ताज के पास चला गया, ताज के पास चला गया। मतलब उस समय के जो महारानी थी ब्रिटिश के, वही जो है शासन चलाने लगे। क्यों? क्योंकि भारत में जो है बहुत वो लोग जो है अंग्रेज जो थे, काफी जो है हुड़दंग करता था, कभी ये कानून कभी वो कानून, और हमारे भारत की जनता के लोगों के साथ क्या करता था, तो अति मनमानी करता था। तो उसी को देखते हुए, शिकायत सुनते सुनते जो है 1858 अधिनियम को पारित करके ब्रिटिश कंपनी जो है अपने ताज के हाथों, अपने पास रख लिया कि अब जो है कानून हम चलाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग जो है अब शासन चलेगी, ठीक है। अगर कैनिंग की बात करें तो पोर्टफोलियो प्रणाली भी इसी ने शुरुआत किया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो यही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक है, तो 56 से 62 तक, 56 से 62 तक, ठीक है। डफरिन की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कर पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करती है? पश्चिमी विक्षोभ जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन सी ऐसी सागर है जिससे वह नमी को उठा लेके चलती है ना, नमी को उठाती है और वहां जाके गिरा देती है। तो किससे लेती है? यह जो है आपका अरब सागर से। किससे लेती है? अरब सागर से। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला क्या है? एक तूफान। क्या है? तूफान। अगला क्वेश्चन, कर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कितना बार पढ़ेंगे, है ना, कि लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पहले लिखा है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है आपको अनुच्छेद 93 में है, अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वर्णन है कि उसका पद होगा, तो ये 93 अनुच्छेद में वर्णन है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की अगर बात करें तो इसकी चुनाव सदन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सदन द्वारा। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा
सदन द्वारा, है ना, सदन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष चुनाव किया जाता है वह किसके द्वारा? तो लोकसभा सदन के द्वारा। सदन में मतलब जो भी उपस्थित व्यक्ति रहते हैं, सांसद लोग, वही लोग जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है, इसे हटाने की प्रक्रिया है, तो इसे भी जो है आपको राष्ट्रपति की तरह 14 दिन पूर्व सूचना पर उसके सदस्यों के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष को पहले जो है 14 दिन पहले सूचना देगा कि आप जो है संवैधानिक जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, संवैधानिक कार्यों का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए जो है आपको हटाने का जो है या प्रस्ताव रखा जाता है। तो वैसे में जो है आपको 14 दिन की सूचना देना पड़ेगा और 14 दिन पहले पूर्व सूचना देकर के उसके प्रस्ताव को पेश किया जाएगा सदन में। सदन की सर्वमति से ही अध्यक्ष को क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। ठीक है। और इसका वेतन की अगर बात करें, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसका मतलब और समझिएगा, है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन किस माध्यम से मिलता है? तो संचित निधि से मिलता है। किससे मिलता है? तो संचित निधि से। किससे मिलता है? संचित निधि से। प्रधानमंत्री की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का बता ही दिए कि किसमें है? तो अनुच्छेद 93 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पूना में, मुंबई में, सूरत में, लखनऊ में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें तो इसकी जो हुआ था, कब हुआ, कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन आपको मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसको याद रखना है डेट वाइज, 28 दिसंबर 1885, क्योंकि 1885 तो सब जानता है, लेकिन आप डेट जानिएगा तभी ना आप कुछ अलग कर पाइएगा, क्योंकि डेट ज्यादा पूछ देता है। ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगर बात करें ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, है ना, स्थापना किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम। इसका पूरा नाम होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होता है। क्या होता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होता है। तो स्थापना इसका किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। प्रथम जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कुल जो है 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कितना भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि। सारा क्वेश्चन जो है पूछता है कि प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72। और इसकी स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। सूरत की बात करें तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, है ना। सूरत अधिवेशन में कब हुआ था? 1907 में। इसी में जो है गरम और नरम अलग हो गया था, गरम एंड नरम दल अलग हो गया था, है ना, अलग हुआ था। और लास्ट में जाकर के 1916 इसमें मिल गया था, 1916 में मिल गया था। ठीक है। लखनऊ की अगर बात करें तो ये 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था?
1916 में, 1916 में। और इसमें जो है नरम और गरम दल क्या हुए थे, तो एक हो गए थे किसमें, 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है, क्योंकि बेस क्वेश्चन हो चुका है। और इसका डिस्कशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सगे संबंधी के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस सेशन का फायदा उठा सकें, और बिल्कुल फ्री में किसी भी तरह का। और आपको पूरी सुविधा मिलने वाला है, इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे हम। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, धकाधक और फटाफट पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। और इसका वीडियो जो है प्रतिदिन 6 बजे शाम में अपलोड होगा, तो आप लोग 6 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद।